पाब्लो एस्कोबार एक कोलंबियाई ड्रग लॉर्ड, नार्को टेररिस्ट और राजनेता था जो मेडेलिन कार्टेल का संस्थापक और एकमात्र नेता था। कोकीन का राजा कहे जाने वाले एस्कोबार इतिहास के सबसे धनी अपराधियों में से एक थे। उनकी मृत्यु के समय तक उनकी अनुमानित कुल संपत्ति 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जो 2025 तक 80 बिलियन डॉलर के बराबर थी, जबकि उनके ड्रग कार्टेल ने 1980 और 1990 के दशक की शुरुआत में संयुक्त राज्य अमेरिका में कोकीन के व्यापार पर एकाधिकार कर लिया था। रियो नेग्रो में जन्मे और मेडेलिन में पले बढ़े एस्कोबार ने मेडेलिन के यूनिवर्सिडाड ऑटोनोमा लैटिनोमेरिकाना में कुछ समय तक अध्ययन किया, लेकिन स्नातक किए बिना ही छोड़ दिया। इसके बजाय वह आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने लगा। अवैध सिगरेट और नकली लॉटरी टिकट बेचने के साथ साथ मोटर वाहन चोरी में भी शामिल हो गया। 1970 के दशक की शुरुआत में उसने विभिन्न ड्रग तस्करों के लिए काम करना शुरू कर दिया। अक्सर लोगों का अपहरण करके फिरौती के लिए उन्हें बंधक बना लेता था। 1976 में एस्कोबार ने मेडेलिन कार्टेल की स्थापना की, जिसने पाउडर कोकीन वितरित किया और पेरू, बोलीविया और इक्वाडोर से कोलंबिया और अंततः संयुक्त राज्य अमेरिका में तस्करी के पहले मार्ग स्थापित किए। उन्होंने निकारागुआ में सैंडिनिस्टा सरकार के साथ संबंध भी स्थापित किए और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ बमबारी और हत्याओं को अंजाम देने के लिए नेशनल लिबरेशन आर्मी (ELN) को काम पर रखा। कथित तौर पर क्यूबा ने भी उनकी मदद की थी। अमेरिका में एस्कोबार की घुसपैठ ने कोकीन की मांग में भारी वृद्धि की और 1980 के दशक तक यह अनुमान लगाया गया कि एस्कोबार कोलंबिया से देश में हर महीने 70 से 80 टन कोकीन की खेप लाता था। नतीजतन वह जल्दी ही दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गया, लेकिन घरेलू और विदेश में प्रतिद्वंद्वी कार्टेलों से लगातार जूझता रहा, जिसके कारण नरसंहार हुए और पुलिस अधिकारियों, न्यायाधीशों, स्थानीय लोगों और प्रमुख राजनेताओं की हत्याएं हुईं। 1982 के कोलंबियाई संसदीय चुनाव में एस्कोबार को लिबरल पार्टी के हिस्से के रूप में प्रतिनिधि सभा के वैकल्पिक सदस्य के रूप में चुना गया था। इसके माध्यम से वह सामुदायिक परियोजनाओं जैसे घरों और फुटबॉल के मैदानों के निर्माण के लिए जिम्मेदार था, जिससे उसे उन शहरों के स्थानीय लोगों के बीच लोकप्रियता मिली जहां वह अक्सर जाता था। हालांकि एस्कोबार की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को कोलंबियाई और अमेरिकी सरकारों ने विफल कर दिया, जिन्होंने नियमित रूप से उसकी गिरफ्तारी के लिए दबाव डाला। और व्यापक रूप से माना जाता है कि एस्कोबार ने प्रतिशोध में एवियन का फ्लाइट 203 और डीएस बिल्डिंग बम विस्फोटों की योजना बनाई थी। 1991 में एस्कोबार ने अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और उसे कई आरोपों में 5 साल की कैद की सजा सुनाई गई, लेकिन उसने कोलंबियाई राष्ट्रपति सेसर गेविरिया के साथ कोई प्रत्यर्पण न करने का समझौता किया, जिसके तहत उसे अपनी खुद की बनाई जेल ला कैथेड्रल में रखा जा सकता था। 1992 में जब अधिकारियों ने उसे अधिक मानक होल्डिंग सुविधा में ले जाने का प्रयास किया, तो एस्कोबार भाग गया और छिप गया, जिसके कारण देश भर में उसकी तलाश शुरू हो गई। परिणामस्वरूप मेडेलिन कार्टेल टूट गया और 1993 में एस्कोबार को उसके 44वें जन्मदिन के एक दिन बाद कोलंबियाई राष्ट्रीय पुलिस ने उसके गृहनगर में मार डाला। एस्कोबार की विरासत विवादास्पद बनी हुई है। जबकि कई लोग उसके अपराधों की जघन्य प्रकृति की निंदा करते हैं, उसे कोलंबिया में कई लोगों के लिए रॉबिन हुड जैसा व्यक्ति माना जाता था, क्योंकि उसने गरीबों को कई सुविधाएं प्रदान की थीं। उसकी हत्या पर शोक मनाया गया और उसके अंतिम संस्कार में 25,000 से अधिक लोग शामिल हुए। इसके अतिरिक्त उसकी निजी संपत्ति हैसिंडा नेपोल्स को एक थीम पार्क में बदल दिया गया है। उनके जीवन ने फिल्म, टेलीविजन और संगीत में व्यापक रूप से प्रेरणा के रूप में काम किया है या इसका नाटकीय रूप से प्रदर्शन किया गया है। प्रारंभिक जीवन। पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गाविरिया का जन्म 1 दिसंबर 1949 को एंटिओक्विया विभाग के रियो नेग्रो में हुआ था। वह पैसा जातीय उपसमूह से संबंधित था। उनका परिवार स्पेनिश मूल का था, विशेष रूप से बास्क देश से, और उनकी इतालवी जड़ें भी थीं। वह 7 बच्चों में से तीसरे थे और पड़ोसी शहर मेडेलिन में गरीबी में पले बढ़े थे। उनके पिता एक छोटे किसान थे और उनकी मां एक शिक्षिका थीं। एस्कोबार ने अपने चचेरे भाई गुस्तावो गाविरिया के साथ 2 साल बाद लौटने से पहले अपने 17वें जन्मदिन से ठीक पहले 1966 में हाई स्कूल छोड़ दिया था। इस समय मेडेलिन की सड़कों पर कठिन जीवन ने उन्हें शिक्षकों की नज़रों में गैंगस्टर गुंडों में बदल दिया था। दोनों ने 1 साल से अधिक समय के बाद स्कूल छोड़ दिया, लेकिन एस्कोबार ने हार नहीं मानी। आपराधिक कैरियर। जल्दी एस्कोबार ने अपने गिरोह के साथ कब्रों के पत्थर चुराकर, उन पर शिलालेखों को रेत से साफ करके और उन्हें फिर से बेचकर अपने आपराधिक जीवन की शुरुआत की। स्कूल छोड़ने के बाद एस्कोबार ने कारों को चुराने के लिए गिरोहों में शामिल होना शुरू कर दिया।
एस्कोबार जल्द ही हिंसक अपराध में शामिल हो गया। उसने अपराधियों को उन लोगों का अपहरण करने के लिए नियुक्त किया जिन्होंने उससे पैसे उधार लिए थे और फिरौती की मांग की। कभी कभी फिरौती के नोटों को फाड़ दिया, भले ही एस्कोबार को फिरौती मिल गई हो। उसका सबसे प्रसिद्ध अपहरण का शिकार व्यवसायी डिएगो एचावरिया था, जिसका अपहरण कर लिया गया और अंततः 1971 की गर्मियों में उसकी हत्या कर दी गई। एस्कोबार को एचावरिया परिवार से $50,000 की फिरौती मिली। उसका गिरोह इस अपहरण के लिए प्रसिद्ध हो गया। मेडेलिन कार्टेल। एस्कोबार एक दशक से संगठित अपराध में शामिल था, जब 1970 के दशक के मध्य में कोलंबिया में कोकेन का व्यापार फैलने लगा था। एस्कोबार के उल्कापिंड की तरह बढ़ते कदमों ने कोलंबियाई सुरक्षा सेवा दास का ध्यान खींचा, जिसने मई 1976 में इक्वाडोर में ड्रग तस्करी से लौटने पर उसे गिरफ्तार कर लिया। दास एजेंटों को एस्कोबार की कार के स्पेयर टायर में 39 किलोग्राम कोकेन मिला। एस्कोबार मुकदमे में पहले जज को बदलने में कामयाब रहा और दूसरे जज को रिश्वत दी, इसलिए उसे अन्य कैदियों के साथ रिहा कर दिया गया। अगले वर्ष एस्कोबार को गिरफ्तार करने वाले एजेंट की हत्या कर दी गई। एस्कोबार ने उसी तरह से कोलंबियाई कानून प्रवर्तन एजेंसियों को रिश्वत देना और डराना जारी रखा। कोलंबिया में सार्वजनिक अधिकारियों और राजनीतिक उम्मीदवारों को रिश्वत देने की उसकी गाजर और छड़ी की रणनीति, साथ ही उसकी रिश्वत को अस्वीकार करने वालों की हत्या करने के लिए हिटमैन भेजने की रणनीति सिल्वर या लीड के रूप में जानी जाने लगी, जिसका अर्थ है पैसा या मौत। मेडेलिन कार्टेल और कैली कार्टेल दोनों ही कोलंबियाई राजनेताओं को रिश्वत देने में कामयाब रहे और उन्होंने कंजर्वेटिव और लिबरल दोनों पार्टियों के लिए प्रचार किया। इसलिए एस्कोबार और कई अन्य कोलंबियाई ड्रग लॉर्ड्स कोलंबियाई सरकार के हर स्तर पर अपना प्रभाव जमा रहे थे, क्योंकि जिन राजनीतिक उम्मीदवारों को उन्होंने आर्थिक रूप से समर्थन दिया था उनमें से कई अंततः चुने गए थे। हालांकि मेडेलिन कार्टेल की स्थापना 1970 के दशक की शुरुआत में ही हुई थी, लेकिन अप्रैल 1978 में एक खेत पर एस्कोबार की कई ड्रग लॉर्ड्स से मुलाकात के बाद इसका विस्तार हुआ और 1978 के अंत तक उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 19,000 किलोग्राम कोकीन पहुंचाया था। प्रमुखता की ओर बढ़ना। जल्द ही संयुक्त राज्य अमेरिका में कोकीन की मांग बहुत बढ़ गई, जिसके कारण एस्कोबार ने दक्षिण फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया, प्यूर्टो रिको और देश के अन्य हिस्सों में अधिक तस्करी के शिपमेंट रूट और वितरण नेटवर्क का आयोजन किया। उन्होंने और कार्टेल के सहसंस्थापक कार्लोस लेहडर ने बहामास में एक नया ट्रांसशिपमेंट पॉइंट विकसित करने के लिए एक साथ काम किया, जो फ्लोरिडा तट से लगभग 350 किलोमीटर 220 मील दक्षिण पूर्व में नॉर्मन के नामक एक द्वीप है। एस्कोबार और रॉबर्ट वेस्को ने द्वीप पर अधिकांश जमीन खरीद ली, जिसमें 1 किलोमीटर 3,300 फीट की हवाई पट्टी, एक बंदरगाह, एक होटल, घर, नाव और विमान शामिल थे, और उन्होंने कोकीन को स्टोर करने के लिए एक रेफ्रिजरेटेड गोदाम बनाया। इस मार्ग से उत्पन्न भारी मुनाफे के साथ एस्कोबार जल्द ही एंटियोक्विया में कई मिलियन डॉलर में 20 वर्ग किलोमीटर 7.7 वर्ग मील जमीन खरीदने में सक्षम हो गया, जिस पर उसने हैसिंडा नेपोल्स का निर्माण किया। उसने जो आलीशान घर बनाया था, उसमें एक चिड़ियाघर, एक झील, एक मूर्तिकला उद्यान, एक निजी बुलरिंग और उसके परिवार और कार्टेल के लिए अन्य सुविधाएं थीं। एस्कोबार अपनी शक्ति के शिखर पर। अपनी शक्ति के चरम पर एस्कोबार कोलंबिया में परोपकार में शामिल था और अपने कोकेन लैब के कर्मचारियों को अच्छी तनख्वाह देता था। एस्कोबार ने मेडेलिन के कुछ सबसे गरीब इलाकों को विकसित करने में लाखों खर्च किए। उन्होंने आवास परिसर, पार्क, फुटबॉल स्टेडियम, अस्पताल, स्कूल और चर्च बनवाए। एस्कोबार ने 1980 के दशक में राजनीति में भी प्रवेश किया और कोलंबिया की लिबरल पार्टी के गठन में भाग लिया और उसका समर्थन किया। 1982 में उन्होंने सफलतापूर्वक कोलंबियाई कांग्रेस में प्रवेश किया। हालांकि वह केवल एक वैकल्पिक व्यक्ति था, लेकिन उसे कोलंबियाई कानून के तहत स्वचालित रूप से संसदीय प्रतिरक्षा और राजनयिक पासपोर्ट का अधिकार दिया गया था। उसी समय एस्कोबार धीरे धीरे एक सार्वजनिक व्यक्ति बन रहा था और अपने धर्मार्थ कार्यों के कारण उसे रॉबिन हुड पैसा के रूप में जाना जाता था। उन्होंने एक बार एक साक्षात्कार में आरोप लगाया कि उनका भाग्य एक साइकिल किराए की कंपनी से आया था जिसे उन्होंने 16 साल की उम्र में स्थापित किया था। कांग्रेस में नए न्याय मंत्री रोड्रिगो लारा बोनिला एस्कोबार के विरोधी बन गए थे। उन्होंने कांग्रेस के पहले दिन से ही एस्कोबार पर आपराधिक गतिविधि का आरोप लगाया था। 1976 में एस्कोबार की गिरफ्तारी की जांच लारा बोनिला के अधीनस्थों द्वारा की गई थी। कुछ महीने बाद लिबरल नेता लुइस कार्लोस गैलन ने एस्कोबार को पार्टी से निकाल दिया। हालांकि एस्कोबार ने वापसी की, लेकिन उन्होंने जनवरी 1984 में राजनीति से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की।
3 महीने बाद लारा बोनिला की हत्या कर दी गई। 27 1980 के दशक के मध्य में कोलंबियाई न्यायपालिका एस्कोबार के निशाने पर थी। 1985 के पतन में कई न्यायाधीशों को रिश्वत देने और उनकी हत्या करने के दौरान वांछित एस्कोबार ने कोलंबियाई सरकार से संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रत्यर्पण किए बिना सशर्त आत्मसमर्पण की अनुमति देने का अनुरोध किया। प्रस्ताव को शुरू में अस्वीकार कर दिया गया था और एस्कोबार ने बाद में लॉस एक्सट्रैडिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की और इसका समर्थन किया, जिसका उद्देश्य प्रत्यर्पण नीति से लड़ना है। लॉस एक्सट्रैडिटेबल ऑर्गेनाइजेशन पर बाद में कोलंबिया के सुप्रीम कोर्ट को संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ कोलंबिया की प्रत्यर्पण संधि की संवैधानिकता का अध्ययन करने से रोकने के प्रयास में भाग लेने का आरोप लगाया गया था। इसने दूरवामपंथी गुरिल्ला आंदोलन का समर्थन किया, जिसने 6 नवंबर 1985 को कोलंबियाई न्यायपालिका भवन पर हमला किया और सुप्रीम कोर्ट के आधे न्यायाधीशों को मार डाला। 1986 के अंत में कोलंबिया के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के नहीं बल्कि राष्ट्रपति के प्रतिनिधिमंडल द्वारा हस्ताक्षरित होने के कारण पिछली प्रत्यर्पण संधि को अवैध घोषित कर दिया। न्यायपालिका पर एस्कोबार की जीत अल्पकालिक थी। नए राष्ट्रपति वर्जिलियो बार्को वर्गास ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने समझौते को जल्दी ही नवीनीकृत कर दिया था। एस्कोबार को अभी भी लुइस कार्लोस गैलन से दुश्मनी थी क्योंकि उन्होंने उसे राजनीति से बाहर कर दिया था। इसलिए एस्कोबार के आदेश पर 18 अगस्त 1989 को गैलन की हत्या कर दी गई। इसके बाद एस्कोबार ने गैलन के उत्तराधिकारी सीजर गेविरिया ट्रूजिलो की हत्या करने के प्रयास में एवियन का फ्लाइट 203 पर बम लगाया, जो विमान से चूक गया और बच गया। विस्फोट में सभी 107 लोग मारे गए। क्योंकि बमबारी में 2 अमेरिकी भी मारे गए थे, इसलिए अमेरिकी सरकार ने सीधे हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। ला कैथेड्रल जेल। लुइस कार्लोस गैलन की हत्या के बाद सेसर गैविरिया का प्रशासन एस्कोबार और ड्रग कार्टेल के खिलाफ चला गया। आखिरकार सरकार ने एस्कोबार के साथ बातचीत की और उसे कम सजा और कैद के दौरान तरजीही उपचार के बदले में आत्मसमर्पण करने और सभी आपराधिक गतिविधि बंद करने के लिए राजी किया। अधिकारियों और जनमत पर दबाव बनाने के उद्देश्य से पिछले हिंसक कृत्यों की एक श्रृंखला को समाप्त करने की घोषणा करते हुए एस्कोबार ने 1991 में कोलंबियाई अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने से पहले 1991 के नव स्वीकृत कोलंबियाई संविधान द्वारा कोलंबियाई नागरिकों का संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्यर्पण निषिद्ध कर दिया गया था। यह अधिनियम विवादास्पद था क्योंकि यह संदेह था कि एस्कोबार और अन्य ड्रग लॉर्ड्स ने कानून पारित करने में संविधान सभा के सदस्यों को प्रभावित किया था। एस्कोबार को उसकी अपनी शानदार निजी जेल ला कैथेड्रल में कैद कर दिया गया था। जेल में रहते हुए एस्कोबार की निरंतर आपराधिक गतिविधियों के विवरण मीडिया में सामने आने लगे, जिसने सरकार को 22 जुलाई 1992 को उसे अधिक पारंपरिक जेल में स्थानांतरित करने का प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। एस्कोबार के प्रभाव ने उसे पहले से ही योजना का पता लगाने और सफलतापूर्वक भागने में मदद की, जिससे उसका शेष जीवन पुलिस से बचते हुए बीता। मौत। एस्कोबार को कोलंबियाई पुलिस, अमेरिकी सरकार और उसके प्रतिद्वंद्वी कैली कार्टेल से धमकियां मिल रही थीं। 2 दिसंबर 1993 को एस्कोबार को मेडेलिन के एक मध्यम वर्गीय आवासीय क्षेत्र में एक घर में कोलंबियाई विशेष बलों द्वारा पाया गया था, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रदान की गई तकनीक का उपयोग करके, जिससे उन्हें एस्कोबार के स्थान का पता लगाने में मदद मिली जब उसने अपने परिवार को कॉल किया था। पुलिस ने एस्कोबार को गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन स्थिति जल्दी ही गोलीबारी में बदल गई। छत से भागने की कोशिश करते समय एस्कोबार को गोली मार दी गई, साथ ही एक अंगरक्षक को भी गोली मार दी गई। उसे धड़ और पैरों में गोलियां लगीं और एक गोली उसके सिर में लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। इसने इस बात पर बहस छेड़ दी कि क्या उसने खुद को मार डाला या उसे गोली मारकर मार दिया गया। उनकी मृत्यु के बाद की स्थिति। एस्कोबार की मृत्यु और मेडेलिन कार्टेल के विखंडन के तुरंत बाद कोकेन बाजार पर प्रतिद्वंद्वी कैली कार्टेल का दबदबा हो गया, जब तक कि 1990 के दशक के मध्य तक इसके नेताओं को या तो मार दिया गया या कोलंबियाई सरकार ने उन्हें पकड़ लिया। एस्कोबार ने जो रॉबिन हुड छवि बनाई थी, उसने मेडेलिन में एक स्थायी प्रभाव बनाए रखा। वहां बहुत से लोग, खासकर शहर के बहुत से गरीब लोग, जिनकी एस्कोबार ने जीवित रहते हुए मदद की थी, उनकी मृत्यु पर शोक व्यक्त किया और 25,000 से अधिक लोग उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। उनमें से कुछ लोग उन्हें संत मानते हैं और उनसे ईश्वरीय सहायता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं। एस्कोबार को मोंटे सैक्रो कब्रिस्तान में दफनाया गया था। वर्जीनिया वेलेजो की गवाही।
4 जुलाई 2006 को वर्जीनिया वेलेजो, एक टेलीविजन एंकर वुमन जो 1983 से 1987 तक एस्कोबार के साथ रोमांटिक रूप से जुड़ी रही, ने अटॉर्नी जनरल मारियो इगुआरन को पूर्व सीनेटर अल्बर्टो सैंटोफिमियो के खिलाफ मुकदमे में अपनी गवाही देने की पेशकश की, जिस पर 1989 में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार लुइस कार्लोस गैलन की हत्या में साजिश रचने का आरोप था। इगुआरन ने स्वीकार किया कि हालांकि वेलेजो ने 4 जुलाई को उनके कार्यालय से संपर्क किया था, लेकिन न्यायाधीश ने संभावित समापन तिथि से कई सप्ताह पहले 9 जुलाई को मुकदमे को बंद करने का फैसला किया था। कार्रवाई को बहुत देर से देखा गया। 18 जुलाई 2006 को वेलेजो को हाई प्रोफाइल आपराधिक मामलों में उनके सहयोग के कारण सुरक्षा और सुरक्षा कारणों से ड्रग प्रवर्तन प्रशासन (DEA) की एक विशेष उड़ान पर संयुक्त राज्य अमेरिका ले जाया गया। 24 जुलाई को एक वीडियो जिसमें वेलेजो ने सैंटोफिमियो पर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार गैलन को खत्म करने के लिए एस्कोबार को उकसाने का आरोप लगाया था, कोलंबिया के RCN टेलीविजन द्वारा प्रसारित किया गया था। वीडियो को 14 मिलियन लोगों ने देखा और गैलन की हत्या के मामले को फिर से खोलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 31 अगस्त 2011 को सैंटोफिमियो को अपराध में उनकी भूमिका के लिए 24 साल की जेल की सजा सुनाई गई। न्याय के महल की घेराबंदी में भूमिका। एस्कोबार के जीवनीकारों में से केवल वेलेजो ने 1985 के पैलेस ऑफ जस्टिस घेराबंदी में उसकी भूमिका का विस्तृत विवरण दिया है। उसने कहा कि एस्कोबार ने ऑपरेशन को वित्त पोषित किया था, जो M19 द्वारा किया गया था। उसने 11 सुप्रीम कोर्ट मैजिस्ट्रेट, M19 सदस्यों और कैफेटेरिया के कर्मचारियों सहित 100 से अधिक लोगों की हत्या के लिए सेना को दोषी ठहराया। उसके बयानों ने 2008 में मामले को फिर से खोलने के लिए प्रेरित किया। वेलेजो को गवाही देने के लिए कहा गया और उसने अपनी किताब और गवाही में जो घटनाएं वर्णित की थीं, उनमें से कई की पुष्टि कोलंबिया के सत्य आयोग ने की थी। इन घटनाओं ने घेराबंदी की आगे की जांच को जन्म दिया, जिसके परिणामस्वरूप एक उच्च रैंकिंग वाले पूर्व कर्नल और एक पूर्व जनरल की सजा हुई। वेलेजो बाद में गैलान की हत्या में गवाही देगा। अपनी पुस्तक अमांडो ए पाब्लो, ओडियांडो ए एस्कोबार, लविंग पाब्लो, हेटिंग एस्कोबार में उन्होंने कोलंबिया के राष्ट्रपति अल्फोंसो लोपेज मिशेल्सन, अर्नेस्टो सैम्पर और अल्वारो उरिबे सहित कई राजनेताओं पर ड्रग कार्टेल से संबंध रखने का आरोप लगाया था। रिश्तेदार। एस्कोबार की विधवा मारिया हेनाओ, अब मारिया इसाबेल सैंटोस कैबेलेरो, बेटा जुआन पाब्लो, अब सेबेस्टियन मार्रोक्विन सैंटोस और बेटी मैनुएला 1995 में कोलंबिया से भाग गए थे, क्योंकि उन्हें ऐसा देश नहीं मिला जो उन्हें शरण दे सके। एस्कोबार की कई और लगातार बेवफाई के बावजूद मारिया अपने पति का समर्थन करती रही। कैली कार्टेल के सदस्यों ने अपनी पत्नियों को यह दिखाने के लिए कि एक महिला को कैसे व्यवहार करना चाहिए, पाब्लो के साथ उसकी बातचीत की रिकॉर्डिंग भी दोहराई। यह रवैया वह कारण साबित हुआ जिसके कारण कार्टेल ने पाब्लो की मौत के बाद उसे और उसके बच्चों को नहीं मारा। हालांकि समूह ने एस्कोबार के उनके खिलाफ युद्ध के लिए लाखों डॉलर की क्षतिपूर्ति की मांग की और प्राप्त की। पहले मोजाम्बिक और फिर ब्राजील भागने के बाद परिवार अर्जेंटीना में बस गया। अपने छद्म नाम से रह रही हेनाओ एक सफल रियल एस्टेट उद्यमी बन गई जब तक कि उसके एक व्यापारिक सहयोगी को उसकी असली पहचान का पता नहीं चल गया और हेनाओ उसकी कमाई लेकर फरार हो गई। स्थानीय मीडिया को सतर्क कर दिया गया और एस्कोबार की विधवा के रूप में उजागर होने के बाद हेनाओ को 18 महीने तक कैद में रखा गया, जबकि उसके वित्त की जांच की गई। अंततः अधिकारी उसके धन को अवैध गतिविधि से जोड़ने में असमर्थ रहे और उसे रिहा कर दिया गया। उसके बेटे के अनुसार हेनाओ को एस्कोबार से प्यार हो गया, उसकी शरारती मुस्कान और जिस तरह से वह उसे देखता था। वह स्नेही और प्यारा था, एक महान प्रेमी। मारिया विक्टोरिया हेनाओ डे एस्कोबार, मारिया इसाबेल सैंटोस कैबलेरो के रूप में अपनी नई पहचान के साथ अपने बेटे और बेटी के साथ ब्यूनस आयर्स में रहती हैं। 5 जून 2018 को अर्जेंटीना के संघीय न्यायाधीश नेस्टर बैरल ने उन पर और उनके बेटे सेबेस्टियन मार्रोक्विन सैंटोस पर 2 कोलंबियाई ड्रग तस्करों के साथ मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया। न्यायाधीश ने प्रत्येक की लगभग $1 मिलियन की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया। अर्जेंटीना के फिल्म निर्माता निकोलस एंटेल की डॉक्यूमेंट्री सिंस ऑफ माई फादर 2009 में मार्क्विन द्वारा अपने पिता की ओर से कोलंबिया के न्याय मंत्री रोड्रिगो लारा के बेटों से माफी मांगने के प्रयासों का वर्णन किया गया है, जिनकी 1984 में हत्या कर दी गई थी। साथ ही राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार लुइस कार्लोस गैलन के बेटों से भी, जिनकी 1989 में हत्या कर दी गई थी। यह फिल्म 2010 के संडास फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई थी और अक्टूबर 2010 में HBO पर US में प्रीमियर हुई थी।
2014 में मार्कविन ने अपने जन्म के नाम से पाब्लो एस्कोबार माई फादर प्रकाशित किया। पुस्तक उनके पिता के जीवन के विवरण में प्रत्यक्ष अंतर्दृष्टि प्रदान करती है और परिवार पर उनकी मृत्यु के मौलिक रूप से विघटित प्रभाव का वर्णन करती है। मार्कविन ने 1990 के दशक के दौरान अपने पिता के भ्रमण के बारे में किसी भी अशुद्धि को हल करने की उम्मीद में पुस्तक प्रकाशित करने का लक्ष्य रखा। एस्कोबार की बहन लूज मारिया एस्कोबार ने ड्रग बैरन के अपराधों के लिए प्रायश्चित करने के प्रयास में कई इशारे किए। इनमें प्रेस में सार्वजनिक बयान देना, अपने पीड़ितों की कब्रों पर पत्र छोड़ना और अपनी मृत्यु की 20वीं वर्षगांठ पर अपने पीड़ितों के लिए एक सार्वजनिक स्मारक का आयोजन करना शामिल है। एस्कोबार के शरीर को 28 अक्टूबर 2006 को उसके कुछ रिश्तेदारों के अनुरोध पर एक डीएनए नमूना लेने के लिए निकाला गया था ताकि एक नाजायज बच्चे के कथित पितृत्व की पुष्टि की जा सके और 12 साल से उसके माता पिता के बगल में दफनाए गए शरीर की पहचान के बारे में सभी संदेह दूर हो सकें। आरसीएन द्वारा उत्खनन का एक वीडियो प्रसारित किया गया जिससे मार्रोक्विन नाराज हो गए, जिन्होंने अपने चाचा रॉबर्टो एस्कोबार और चचेरे भाई निकोलस एस्कोबार पर वीडियो को प्रसारित करने की अनुमति देकर मौत के सौदागर होने का आरोप लगाया। हासिंडा नेपोल्स। एस्कोबार की मृत्यु के बाद हासिंडा नेपोल्स में खेत, चिड़ियाघर और गढ़ को सरकार ने एक्सटेंसियन डे डोमिनियो डोमेन विलुप्ति नामक कानून के तहत कम आय वाले परिवारों को दे दिया। संपत्ति को थीम पार्क में बदल दिया गया है जो चिड़ियाघर के ऊपर 4 लग्जरी होटलों से घिरा हुआ है। एस्कोबार इंक। 2014 में रॉबर्टो एस्कोबार ने ओलोफ के गुस्ताफसन के साथ एस्कोबार इंक की स्थापना की और कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने भाई पाब्लो एस्कोबार के लिए उत्तराधिकारी हित अधिकार पंजीकृत किए। दरियाई घोड़ा। एस्कोबार ने हासिंडा नेपोल्स में एक निजी चिड़ियाघर में 4 दरियाई घोड़े रखे थे। एस्कोबार की मौत के बाद उन्हें पकड़ना और ले जाना बहुत मुश्किल समझा गया और इसलिए उन्हें बिना देखरेख के छोड़ दिया गया। 2007 तक जानवरों की संख्या बढ़कर 16 हो गई और वे पास की मैग्डेलेना नदी में भोजन की तलाश में घूमने लगे। 2009 में 2 वयस्क और एक बछड़ा झुंड से भाग निकले और मनुष्यों पर हमला करने और मवेशियों को मारने के बाद वयस्कों में से एक, जिसे पेपे कहा जाता है, को स्थानीय अधिकारियों के अधिकार के तहत शिकारियों ने मार डाला। 2014 की शुरुआत में प्यूर्टो ट्रायम्फो एंटियोक्विया विभाग में 40 दरियाई घोड़े होने की सूचना मिली थी जो मूल रूप से एस्कोबार के 4 थे। 2016 तक प्रबंधन के बिना अगले दशक में जनसंख्या का आकार दोगुने से अधिक होने की संभावना है। नेशनल जियोग्राफिक चैनल ने उनके बारे में कोकेन हिप्पोस नामक एक वृत्तचित्र का निर्माण किया। येल छात्र पत्रिका में प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि स्थानीय पर्यावरणविद जानवरों की रक्षा के लिए अभियान चला रहे हैं, हालांकि उनके लिए क्या होगा इसकी कोई स्पष्ट योजना नहीं है। 2018 में नेशनल जियोग्राफिक ने हिप्पोस पर एक और लेख प्रकाशित किया जिसमें पर्यावरणविदों के बीच इस बात पर असहमति पाई गई कि उनका सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन संरक्षणवादी और स्थानीय लोग, विशेष रूप से पर्यटन उद्योग में, ज्यादातर उनकी निरंतर उपस्थिति के समर्थन में थे। अक्टूबर 2021 तक कोलंबियाई सरकार ने जानवरों को रासायनिक रूप से नसबंदी करने का एक कार्यक्रम शुरू किया था। अपार्टमेंट का विध्वंस। 22 फरवरी 2019 को स्थानीय समयानुसार सुबह 11:53 बजे मेडेलिन के अधिकारियों ने एल पोब्लाडो पड़ोस में 6 मंजिला एडिफिशियो मोनाको अपार्टमेंट परिसर को ध्वस्त कर दिया, जहां सेवानिवृत्त कोलंबियाई जनरल रोसो जोस सेरानो के अनुसार एस्कोबार ने अपने कुछ सबसे बेशर्म हमलों की योजना बनाई थी। इमारत को शुरू में एस्कोबार की पत्नी के लिए बनाया गया था, लेकिन 1988 में कैली कार्टेल कार बम से यह जलकर खाक हो गई और तब से खाली पड़ी थी, जो एस्कोबार की भौतिक विरासत की तलाश करने वाले विदेशी पर्यटकों के लिए एक आकर्षण बन गई थी। मेयर फेडेरिको गुटेरेस इमारत को गिराने और इसके स्थान पर 4 राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों और लगभग 500 पुलिस अधिकारियों सहित कार्टेल के हजारों पीड़ितों के सम्मान में एक पार्क बनाने पर जोर दे रहे थे। कोलंबियाई राष्ट्रपति इवान ड्यूक ने कहा कि विध्वंस का मतलब है इतिहास अपराधियों के संदर्भ में नहीं लिखा जाएगा, बल्कि पीड़ितों को पहचान कर लिखा जाएगा। उम्मीद है कि विध्वंस यह दिखाएगा कि शहर काफी विकसित हुआ है और कार्टेल द्वारा छोड़ी गई विरासत से कहीं ज्यादा कुछ दे सकता है। व्यक्तिगत जीवन, परिवार और रिश्ते। मार्च 1976 में 26 वर्षीय एस्कोबार ने मारिया विक्टोरिया हेनाओ से शादी की, जो उस समय 15 वर्ष की थी। हेनाओ परिवार ने इस रिश्ते को हतोत्साहित किया, जो एस्कोबार को सामाजिक रूप से हीन मानते थे। जोड़ी भाग गई। उनके 2 बच्चे थे, जुआन पाब्लो, अब सेबस्टियन मार्रोक्विन और मैनुएला।
2007 में पत्रकार वर्जीनिया वेलेजो ने अपना संस्मरण अमांडो ए पाब्लो ओडिएंडो ए एस्कोबार लविंग पाब्लो हेटिंग एस्कोबार प्रकाशित किया, जिसमें वह एस्कोबार के साथ अपने रोमांटिक संबंधों और कई राष्ट्रपतियों, कैरिबियाई तानाशाहों और हाई प्रोफाइल राजनेताओं के साथ अपने प्रेमी के संबंधों का वर्णन करती है। उनकी पुस्तक ने फिल्म लविंग पाब्लो 2017 को प्रेरित किया। उसकी डायरी में कई चीजें उसे कोक दे मिरे मेरा कोक किंग और पोला ब्लैंका सफेद मुर्गा उपनामों से जोड़ती हैं। एस्कोबार एक रोमन कैथोलिक था और पादरी फादर एल्किन ने उसे एक अत्यंत धार्मिक व्यक्ति के रूप में वर्णित किया था, जो अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण भटक गया था। एस्कोबार ने कथित तौर पर फादर एल्किन से कहा था, पश्चाताप करना महत्वपूर्ण नहीं है, मैं एक आस्तिक हूं। एस्कोबार यहां तक कि पाप स्वीकार के लिए भी जाता था। उसने यह भी दावा किया कि उसे मसीह के दर्शन हुए हैं। गुण: अमीर बनने के बाद एस्कोबार ने कई आवास और सुरक्षित घर बनाए या खरीदे, जिसमें हैसिंडा नेपोल्स ने काफी बदनामी हासिल की। आलीशान घर में एक औपनिवेशिक घर, एक मूर्तिकला पार्क और हाथी, विदेशी पक्षी, जिराफ और दरियाई घोड़े सहित विभिन्न महाद्वीपों के जानवरों के साथ एक पूरा चिड़ियाघर था। एस्कोबार ने इसके पास एक ग्रीक शैली का गढ़ बनाने की भी योजना बनाई थी, और हालांकि गढ़ का निर्माण शुरू हो गया था, यह कभी पूरा नहीं हुआ। एस्कोबार के पास अमेरिका में अपने नाम से एक घर था, 6,500 वर्ग फुट 604 मीटर 2 गुलाबी वाटरफ्रंट हवेली मियामी बीच, फ्लोरिडा में 5,860 नॉर्थ बे रोड पर स्थित है। 4 बेडरूम वाली संपत्ति बिस्केन बे पर 1948 में बनी थी, जिसे 1980 के दशक में अमेरिकी संघीय सरकार ने जब्त कर लिया था। बाद में जीर्णशीर्ण संपत्ति का स्वामित्व चिकन किचन फास्ट फूड चेन के मालिक क्रिश्चियन डी बर्डोरे के पास था, जिन्होंने इसे 2014 में खरीदा था। डी बर्डोरे ने बाद में एस्कोबार या उसके कार्टेल से संबंधित किसी भी चीज के लिए विध्वंस से पहले और बाद में इमारत की खोज करने के लिए एक वृत्तचित्र फिल्म चालक दल और पेशेवर खजाना शिकारी को काम पर रखा था। उन्हें फर्श और दीवारों में असामान्य छेद मिले, साथ ही एक तिजोरी भी मिली जो कि संगमरमर के फर्श में उसके छेद से चोरी हो गई थी, इससे पहले कि इसकी ठीक से जांच की जा सके। एस्कोबार के पास इस्ला ग्रांडे पर एक विशाल कैरिबियन गेटवे था, जो इस्लास डेल रोसारियो से मिलकर बने 27 कोरल क्लस्टर द्वीपों के समूह में सबसे बड़ा था, जो कार्टाजेना से लगभग 35 किलोमीटर 22 मील दूर स्थित है। परिसर, जो अब आधा ध्वस्त हो चुका है और वनस्पति और जंगली जानवरों से घिरा हुआ है, में एक हवेली, अपार्टमेंट, आंगन, एक बड़ा स्विमिंग पूल, एक हेलीकॉप्टर लैंडिंग पैड, प्रबलित खिड़कियां, टाइल वाले फर्श और हवेली के किनारे एक बड़ी लेकिन अधूरी इमारत है।